नमस्ते दोस्तों, मैं मोनिका आप सभी का JRF एच पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी PYQ की एक सीरीज चली हुई है। आज इस सीरीज की क्लास 3 है। इसमें हम UGC नेट पेपर 2 कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। इसमें हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं और अपनी एनालिटिकल थिंकिंग को भी डेवलप करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाली 2 क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर PYQ की क्लासेस हर रोज आती है, हर शाम 6 बजे क्लास चैनल पर अपलोड कर दी जाती 6 PM पर। आई होप ये क्लासेस आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है और आपकी प्रेपरेशन को निश्चित ही बूस्ट करेगी। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है ए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज। जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है वो कैसा होता है? वो ऑप्शन 1 है पॉजिटिवली सिक्वेड या फिर नेगेटिवली सिक्वेड या फिर हैविंग नो सीक्वेंस या फिर लेप्टोकर्टिक। जैसे अगर हम ऑप्शन 1 पर आते हैं तो इसका क्या आंसर होगा? शायद आपने आंसर सोच लिया होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो ये किस तरह से होगा हम इसको समझते हैं। जो पॉजिटिवली सिक्वेड होता है इसमें क्या होता है, ये है हमारा मीन, ये सबसे बड़ा होता है और मीडियम इससे छोटा और सबसे छोटा होता है मोड। जो नेगेटिवली सिक्वेड होता है उसमें जो सबसे बड़ा होता है वो होता है मोड, मीडियम उससे छोटा और सबसे छोटा होता है एक्स बार, जिसके डिनोट करते हैं हम मीन को। जो हैविंग नो सीक्वेंस का मतलब हो जाता है कि हमारा मीन मीडियन मोड इक्वल है। तो एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी वही होती है जिसमें मीन मीडियन मोड बराबर होता है। और ये जो लेप्टोकर्टिक है ये कुर्टोसिस का एक टॉपिक है या फिर वो उसकी एक टर्म है। हम क्रोटोसिस को भी इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि इसमें 3 जो लेवल होती है, एक होता है हमारा नॉर्मल कर्व। सिंपल नॉर्मल कर्व को क्रोटोसिस में कहा जाता है मेसोकॉर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसको कहा जाता है मेसोकॉर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को ही हम नॉर्मल कर्व भी कहते हैं। मेसोकॉर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन को कर्टोसियस में इसको हम समान मानते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। और जब इसका जो ये पॉइंट है ये थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ता है और हमारा नॉर्मल से थोड़ा ऊपर चला जाता है तो इस स्टेज को कहते हैं लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसको कहते हैं लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। और जो हमारे नॉर्मल कर्व से थोड़ा नीचे और थोड़ा और पैरेलल होता है तो उसे कहा जाता है प्लेटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो यदि हमें इन हर एक ऑप्शन का मीनिंग पता होगा तो इसका आंसर निकालना बहुत ही इजी है। लेकिन ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर तो हर एक स्टूडेंट को आता ही होगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन नेक्स्ट है ये बताता है हमें डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर माइनॉरिटीज रेफर टू एन एग्जाम्पल ऑफ की कंपोनेंट ऑफ जनरल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, नेम दिस कंपोनेंट। ये बोलता है कि अगर हम जॉब लेते हैं बिजनेस में या वहां पर रिजर्वेशन दी जाती है माइनॉरिटी को, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जिसके अंतर्गत की ये माइनॉरिटी या रिजर्वेशन दी जाती है? तो कंपोनेंट 1 जिसको ऑप्शन ए में सोशल एनवायरनमेंट के तहत ही होता है या फिर लीगल एनवायरनमेंट या टेक्नोलॉजिकल या फिर पॉलिटिकल। तो इसका सिंपल आंसर क्या होगा? 1-2 सेकेंड ले लीजिए आंसर देने के लिए। तो इसका आंसर होगा सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट हमें कहता है जितना भी हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है सोशल एनवायरनमेंट है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करता है। तो सोशल एनवायरनमेंट में एक तो आ जाते हैं हमारे जितने भी ट्रेडिशन हो गए वो भी सोशल एनवायरनमेंट में आते हैं। जैसे कि बिजनेस को किस तरह इफेक्ट करते हैं हम समझते हैं। जैसे कि दिवाली होगी, कोई भी हमारे जितने भी दिवाली होगी, क्रिसमस होगी, ईद होगी, तो
जब भी ये दिवाली, क्रिसमस या ईद आती है तो बिजनेस पर इफेक्ट पड़ता है। तब किस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है? कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है, दिवाली में घर को सजाने वाली चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। और सोशल एनवायरनमेंट में हमारा वैल्यूज़ भी आता है, जो मॉरल की बात करता है और जो बात करता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन की। तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत ही जो ये रिजर्वेशन दी जाती है, तो इसलिए इसका आंसर है हमारा सोशल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट वो होता है, जितने भी गवर्नमेंट लॉ पास करती है वो लीगल एनवायरनमेंट में आता है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट सिंपल है, जो एक्सटर्नल फैक्टर जो टेक्नोलॉजी को इफेक्ट करते हैं उसे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में लिया जाता है। जैसे कल दिन को टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया तो बिजनेस को क्या होता है, काफ़ी लॉस होता है, तो उन्हें स्किल्ड एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आती है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कि हमारा जो नेशन है उसमें कितनी पीस है ये बताता है, और ये कहीं ना कहीं एटीट्यूड भी बताता है जो इलेक्ट हुई है गवर्नमेंट। तो ये सारे आ जाते हैं हमारी, ये सारे क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की फैक्टर है। और इससे ही कहीं कल भी हमने पढ़ा था कि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैक्सिमम ये एनवायरनमेंट से पूछे जा रहे हैं। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 43 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE से बिकम द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया टू लॉन्च कमोडिटी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट इन गोल्ड। तो बोलते हैं कि BSE एक पहला स्टॉक एक्सचेंज बन गया जिसने कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स, जो कि एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही होते हैं, इसने सबसे पहले जो लॉन्च किया वो गोल्ड को तो लॉन्च किया, लेकिन इसके साथ किस कमोडिटी को लॉन्च किया? डायमंड को किया, सिल्वर को किया, प्लेटिनम को किया, इक्विटी को। अगर हम ऐसे ही, अगर मुझे क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो भी मैं सोचने की कोशिश करूंगी कि गोल्ड के साथ डायमंड तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है अगर पहले गोल्ड को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती थी, गोल्ड के साथ कोई ऐसी चीज़ होगी जो गोल्ड के कंपेरेटिव तो हम नहीं कह सकते, लेकिन गोल्ड के साथ साथ ही चलती है। जैसे सिल्वर हो गया, प्लेटिनम भी नहीं है, इक्विटी भी नहीं होगी, तो इसका डायरेक्ट करेक्ट आंसर है हमारा सिल्वर। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसको जब ये बना, जैसे हमें पता है कि ये जो एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है और सबसे फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि 1875 पे बना था। और 2013 में इसने क्या लाया था, एक टेक्नोलॉजी इसने इंट्रोड्यूस की थी, उसका नाम था बुलेट प्लस। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, इजी था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, ये बोलता है कि विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट एन एसेंशियल पॉइंट टू बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग वॉचिंग। ये बोलता है कि कौन सा एक एसेंशियल पॉइंट नहीं है जब हम क्या करते हैं, वॉचिंग करते हैं। तो वॉचिंग क्या होता है, जब हम हर एक एंट्री को देखते हैं, उसकी ट्रांजैक्शन को देखते हैं, रिसिप्ट में जा जाकर देखते हैं कि एक्चुअल में ये ट्रांजैक्शन हुई है कि नहीं हुई है, राइट। ये बोलता है कि नॉट एक एसेंशियल पॉइंट नहीं है। तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने नॉट यहाँ पर पढ़ना छोड़ दिया तो आंसर अलग ही निकल कर आएगा। तो सबसे पहला है हमारा ऑप्शन, द वॉचर इज ड्यूली ऑथराइज्ड। ये है, तो हमें लगता है कि जो आया है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वॉचिंग करने के लिए वो ऑथराइज्ड होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि बिना ऑथराइजेशन के कोई हमारी बुक्स को देख रहा है कि ये एंट्री पास्ट में हुई है नहीं हुई है, क्या करेक्ट हुई है। तो जो भी व्यक्ति आता है वो पूरी तरह से ऑथराइज होना चाहिए। और ऑप्शन बी बोलता है कि द वॉचर मस्ट कवर एन आइटम विच इज स्ट्रिक्टली और रेवेन्यू एक्सपेंसिव और इनकम। ये बोलता है कि वही आइटम को करेगा, ज़्यादातर रेवेन्यू एक्सपेंसेस और इनकम को ही शो करेगा। ये भी वॉचर का काम हो गया कि यही इन आइटमों को कवर करेगा। कहीं ना कहीं ये हमें क्या बताता है, जहाँ पे स्ट्रिक्टली बता रहा है या फिर ऑनली हो रहा है, तो यहाँ पर हमें हमेशा सोचना ही चाहिए। ऑनली आ गया आपका कि ऑनली सिर्फ ये ही, और जैसे ये स्ट्रिक्टली हो गया,
जहाँ पर भी इस तरह के हमारे पास वर्ड आते हैं वहाँ पर हमें 2 बार क्वेश्चन के बारे में सोचना है। चलो आगे बताती हूँ। और सी आता है हमारा, सी ऑप्शन, द वॉचर डेट फॉल्स विद इन द अकॉर्डिंग पीरियड। तो ये भी होना चाहिए, जब आप वॉचिंग कर रहे हैं वो अकाउंटिंग पीरियड के अंतर्गत ही होनी चाहिए। द वॉचर इज सपोर्टेड बाय रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्री एंड एविडेंस, ये तो इम्पॉर्टेंट ही है। हमें क्या लगा, ये भी हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट लगा, सी भी मोस्ट अप्रोप्रिएट लगा और ए भी अप्रोप्रिएट लगा, लेकिन जो बी हमें अप्रोप्रिएट नहीं लगा। तो इसका आंसर हम बी निकालेंगे और इसका आंसर बी एक अप्रोप्रिएट आंसर है। तो ये आपका वॉचिंग का कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने पढ़ रहे थे अकाउंट से क्वेश्चन हमने कम देखे, जो कल पढ़े थे, अभी आएंगे आगे। तो ये है ऑडिटिंग से संबंधित वॉचिंग। तो ऑडिटिंग में वॉचिंग एक वॉचिंग से क्वेश्चन आया है, आगे भी देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट हम पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये बोलता है कि आइडेंटिफाई विच इज नॉट अ डाइवर्सिफिएबल रिस्क फैक्टर। बोलता है कि इसमें से कोई ऐसा रिस्क फैक्टर बताओ जिसको हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते आगे। तो ऑप्शन है, सबसे पहले कंपनी स्ट्राइक को हम क्या डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, और दूसरा आता है बैंकक्रप्टी ऑफ अ मेजर सप्लायर, डेथ ऑफ अ की कंपनी ऑफिसर, या फिर इंडस्ट्रियल रिसेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा, जो कि देखते ही पता लग रहा है कि इंडस्ट्रियल रिसेशन। जैसे कंपनी स्ट्राइक की बात करी, जो एक कंपनी में स्ट्राइक हो गई, राइट, तो ये एक ऐसा रिस्क है जो हमें पता था कि हो सकती है और इसको हम अवॉइड कर सकते हैं कुछ मेजर लेकर, राइट। तो ये डाइवर्सिफिएबल हो गया। जो बैंकक्रप्टी ऑफ अ मेजर सप्लायर, अगर कोई मेजर सप्लायर बैंकक्रप्ट हो जाए तो इससे हमारे बिजनेस पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता। ये अगर चला गया तो भाई हम किसी दूसरे सप्लायर के पास चले जाएंगे, हमारे पास ऑप्शन है, ये हमारे बिजनेस पर इफेक्ट नहीं डालता। और डेथ ऑफ की कंपनी ऑफिसर, अगर किसी कंपनी के ऑफिसर की मृत्यु हो जाती है तो भी ये हमारे बिजनेस पर इफेक्ट नहीं डालता, क्योंकि कंपनी वाले बहुत चालाक होते हैं। इनके जीवन पर पहले ही जीवन या फिर लॉस, इनके ऊपर पहले ही बीमा करवाया होता है, इंश्योरेंस करवाई होती है, जिससे कि इनके मरने से जो भी लॉस होता है उसको पूरा किया जाता है, लॉस को फिर रिकवर किया जाता है। तो इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इंडस्ट्रियल रिसेशन है, जो इंडस्ट्रियल रिसेशन है, ये क्या है, ये नॉन डाइवर्सिफिकेबल है, क्योंकि ये ना तो एक ऑर्गेनाइजेशन के हैंड में है इसको पूरा करना, ऑर्गेनाइजेशन की पावर से बाहर है, इस पर ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी जोर नहीं चलता। ये तो क्या हो गया, इस रिस्क, ये अनसर्टेन है और इसको हम डाइवर्सिफाई भी नहीं कर सकते। तो सिंपल आंसर था डी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन आगे की तरफ। ये बोलता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइस। तो प्राइस की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई है, मार्केटिंग से क्वेश्चन आ गया। तो बोलता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी प्राइस की, पैकेजिंग होगी, पेमेंट पीरियड होगी, सर्विस होगी, या ब्रांड नेम होगा। यहाँ पर थोड़ा एक ट्रिकी है क्वेश्चन, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि किस तरह से आंसर निकलेगा। आपको कुछ सेकंड में देती हूँ, बाद में मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो इसका जो आंसर है वो है पेमेंट पीरियड। अब जो पैकेजिंग की बात की जा रही है, तो ये किसका एट्रीब्यूट, ये प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट है, ना कि हमारी प्राइस का। प्रोडक्ट है, ब्रांड का नेम भी प्रोडक्ट का है, ये इसका प्राइस से लेना देना नहीं है। सर्विस वैसे ही इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अब आता है हमारा पेमेंट पीरियड। जो पेमेंट पीरियड है, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से ये प्राइस से संबंधित है। प्राइस अगर हम माने तो प्राइस इक्वल टू मनी, प्राइस मनी ही होता है, राइट। अब अगर हमने किसी को सेल की हुई है और हमने सेल की हुई है क्रेडिट पर, तो ये जो हमारा पेमेंट पीरियड होता है, ये होता है जितने भी हमारे ब्रोअर्स हैं जिन्होंने हमसे उधार माल लिया होता है, ये निश्चित करता है कि इतने दिनों के अंतर्गत आपको वापस हमें पैसे देने हैं। ये हमारे पूरे के पूरे डेटर होते हैं। एक तरफ से मान ली, सॉरी मैंने क्रेडिटर लिखा है, डेटर होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के डेटर। तो डेटर के लिए हमेशा टाइम पीरियड होता है कि आपको 3 मंथ के अंदर हमारा जो है ये पैसे देने पड़ेंगे जो भी आपने सेल की है। तो यहाँ पर माना जाता है कि सेल इक्वल टू मनी, तो इसके लिए ही जो ये पेमेंट पीरियड तभी प्राइस से यहाँ पर कोरिलेटेड किया गया है। आपको हमेशा क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन के अनुसार ही देना, ये आपको हमेशा याद रखना है, राइट।
तो इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के था पर इजी था। अब तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आते हम क्वेश्चन 47 की तरफ। क्वेश्चन 47 बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड द पीपीसी विल बी अ स्ट्रेट लाइन एंड द पीपीसी बीइंग कनकेव टू द ऑरिजिन इंडिकेट। ये बोलता है कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी है इंटरनेशनल ट्रेड की, तो उसमें जो ये प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी कर्व होता है, तो बोलता है जब ये स्ट्रेट लाइन होता है और जब ये पीपीसी कनकेव होता है तो ये क्या इंडिकेट करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कंस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इंडिकेट करता है, या फिर सेकंड इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या फिर ऑप्शन 3 डिक्रीज करता है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, या फिर बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हमारे पास जैसे ए बी करके सी करके हमारे पास एक ही, या फिर 2 या 3 से ही है, 1 या 2 या फिर 2 और 4। चलो अब हम आपको बताते जो पीपीसी है इसका जो रिलेशन होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ। चलो आप पहले आंसर बताओ फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी। तो पीपीसी बताता है कि जब पीपीसी स्ट्रेट लाइन में होता है, जब पीपीसी स्ट्रेट होता है, सॉरी हेडराइटिंग थोड़ी समझ नहीं आएगी मुझे, यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, पर आप समझ पा रही हूँ क्योंकि मैं साथ साथ बोल भी रही हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर ली हूँ, मैंने 3 पी लिख दिए। ओके, पीपीसी जब स्ट्रेट होता है तब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी सेम ही रहती है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कॉस्ट सेम रहती है, मतलब कि स्ट्रेट ही रहती है, कंस्टेंट ही रहती है। जब पीपीसी हमारा कन्वे, हमने जैसा कि कनकेव हो जाता है, तब हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इंक्रीज होती है। तो हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इंक्रीज होती है, लेकिन जब पीपीसी कन्वेक्स हो जाता है तब हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीज होती रहती। तो ये इनका एक सिंपल सा रिलेशन है। आई होप आपके माइंड में ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि ट्रांसफरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबॉर्डिनेट ऑन द बिहाफ ऑफ मैनेजर इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, बेसिक मैनेजमेंट से है। तो इसका ऑप्शन है, सबसे पहले दिया है कोऑर्डिनेशन, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप और डेलीगेशन। हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन होता है मिलजुल कर काम करना, ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। डिसीजन मेकिंग एक सोलो काम होता है, डिसीजन मेकिंग करना काम होता है, टॉप मैनेजमेंट हमेशा डिसीजन लेते हैं। पर हाँ, डिसीजन मेकिंग हर सबॉर्डिनेट के पास अलग अलग पावर दी होती है और अलग अलग काम के लिए अलग अलग डिसीजन लेने पड़ते हैं। लेकिन डिसीजन मेकिंग का ये अर्थ नहीं कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ सबॉर्डिनेट को मैनेजर के बिहाफ पे। लीडरशिप क्या होता है, ये एक प्रकार का क्या कहते हैं आर्ट, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना ताकि वो वही करे जो कि लीडर चाहता है। जैसे कि हमारे अगर हम लीडर की बात करें, जैसे श्री नरेंद्र मोदी, ही इज अ ग्रेट लीडर। ओके, तो अब आता है हमारा ऑप्शन डी, डेलीगेशन। तो डेलीगेशन क्या होता है, जब हम ट्रांसफर करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबॉर्डिनेट को, तब उसे डेलीगेट कहते हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ओके, तो इसका आंसर इजी था, क्वेश्चन भी इजी था। आई होप आपने देखते ही आंसर क्लिक कर दिया होगा। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ए जनरल ऑफर ऑफ कंटिन्यूइंग नेचर इज। ये बोलता है कि जो ये ऑफर है, तो ये लीगल एस्पेक्ट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑफर से बोलता है कि एक जनरल ऑफर ऑफ कंटिन्यूइंग इन नेचर, एक जनरल ऑफर जो कंटिन्यूइंग इन नेचर है। आगे बताया गया ऑप्शन, एन ऑफर गिवन टू स्पेसिफिक पर्सन एंड कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या ये लॉन्ग टाइम तक चले रहेगा, ये स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाता है और ये लंबे समय तक चलता रहता है। एन ऑफर गिवन टू एनी नंबर ऑफ पीपल अनटिल द रिट्रैक्टेड।
ओके, इसका मतलब होता है कि ये ऑफर कितने भी व्यक्ति को दिया जा सकता है जब तक कि वो इस ऑफर के लिए मना ना कर दे तब तक। और थर्ड है एन ऑफर विच इज बाय सरपास्ड बाय अनदर ऑफर। जैसे कि मैंने एक ऑफर दिया था, 10 दिन बाद मुझे याद है कि नहीं मैं तुम्हें ये ऑफर नहीं, कोई दूसरा ऑफर दे देता हूँ, ठीक है। तब पहले बोल रहा था कि मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें 500 दूंगा, और मैंने नहीं किया, और 10 दिन बाद मेरे पास आ जाता है कि अब मैं 5000 देने के लिए तैयार हूँ, मेरा काम करो। तो एक ऑफर दूसरे ऑफर से सरपास्ड हो गया। और आता है ऑप्शन डी, एन ऑफर विच कैन बी एक्सेप्टेड एनी टाइम एंड इज नेवर कॉल ऑफ। इसको कभी भी एक्सेप्ट किया जा सकता है एनी टाइम, ये कभी भी बंद नहीं होगा। लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी। ए जनरल ऑफर वो होता है और कंटिन्यू नेचर का वो होता है जो कितने भी लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन तब तक जब तक वो इसे करने से इनकार ना कर दे। ओके, तो अब आता है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन है हमारा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। इनका जो बोलते नॉट है कि इनका एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो इनका ऑब्जेक्टिव पॉवर्टी एलिवेशन, ऑप्शन बी इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, सी इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रेडिट स्कोर ऑफ द पुअर, प्रमोशंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि जो अब हम पहले इस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को पहले समझ लेते हैं, फिर आपके माइंड में इसका आंसर क्लियर हो जाएगा। जो ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है ये लो इनकम पीपल के लिए मैक्सिमम बनाए जाते हैं, लो इनकम पीपल के लिए। तो इनमें होता है, इसमें माइक्रो छोटी छोटी सेविंग की जाती है उन पीपलों की, माइक्रो सेविंग, और माइक्रो लोन दिए जाते हैं अगर उन्हें लोन लेने होते हैं किसी भी चीज़ के लिए वो लोन ले सकते हैं। इसमें माइक्रो छोटे छोटे लोन दिए जाते हैं और इन लोनों के लिए कोलेट्रल नहीं लिया जाता, नो कोलेट्रल, और लेस और ये दिए जाते हैं, इसमें अमाउंट है कि एक तो नो कोलेट्रल, और ये 1 लाख से कम होने चाहिए, लेस देन 1 लाख से कम दिए जाते हैं तभी उनको माइक्रो लोन किया जाता है। लेकिन इसके लिए हमें किसी तरह के कोलेट्रल रखने की जरूरत नहीं होती, और एक माइक्रो इंश्योरेंस भी की जाती है इसके द्वारा। ओके, अब जो ये है इसका ऑब्जेक्टिव होता है मेन गेटिंग पीपल को गरीबी से निकालना, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर बनाना। ज़्यादा यहाँ पर टारगेट किया जाता है अनएम्प्लॉयड पीपल को, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिले और जीवन स्तर में सुधार आ सके। तो इसमें हमें क्या लगता है कि इसका कोई कहीं पर भी लेना देना कि वो क्रेडिट स्कोर भरे हुए, क्रेडिट स्कोर बढ़ा के पुअर का क्या करेंगे, क्या चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्रेडिट दे, उधार ले और फिर फांसी लगाकर मर जाए। तो इसका सिंपल है कि सी नहीं है। पॉजिटिव पॉइंट प्रमोशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन की सबके लिए, इंक्लूजन हर के लिए फाइनेंस पहुंचाना, इसकी प्रमोशन करना भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ वर्ल्ड बैंक। जो वर्ल्ड बैंक का फुल नेम क्या है? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं, इसके लिए भी नॉलेज की जरूरत है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक की फुल फॉर्म बता दिए। तो ऑप्शन 1 है यूनिवर्सल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और ऑप्शन बी है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है वर्ल्ड बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, या था ऑप्शन 4 है ग्लोबल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। चलो बहुत ही कठिन क्वेश्चन है, इसके लिए तो आपको 10 सेकंड मिलेंगे ही सॉल्व करने के लिए। इतना कठिन क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी। तो इसका
इसका सिंपल ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो जो वर्ल्ड बैंक है ये कब क्रिएट हुआ था? वर्ल्ड बैंक क्रिएट हुआ था 994 में, 1944 में हुआ था। और क्या ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में दोनों IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों ही वहां पर बने थे, दोनों ही क्रिएट हुए थे, वर्ल्ड बैंक और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसी का एक अलग नाम है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जो इसका काम क्या होता है, मैक्सिमम जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है उनको ये लोन प्रोवाइड करता है ताकि वहां पर कार्य सुचारू रूप से चल सके। तो वर्ल्ड बैंक का ये काम होता है। तो इसमें अगर हम बताते जो वर्ल्ड बैंक में जो करंट मेंबर कितने हैं, मेंबर्स जैसे कि 189 मेंबर्स थे इसमें, लेकिन रिसेंट में चेंज हुआ है इस मेंबर में। चलो देखते हैं, इसमें 189 मेंबर आपको मिलेंगे। वर्ल्ड बैंक में टोटल मेंबर करंट मेंबर है 189। तो ये भी जो एक इंटरनेशनल बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, और ये सारी चीज टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको पूरी तरह से पढ़कर ही जाना है। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कंपनी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, ये भी बिल्कुल ईजी है। आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा है मैनेजमेंट की लेवल से कि भाई जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है कंपनी पे वो किस कैटेगरी में आता है? क्या वो टॉप मैनेजमेंट में आता है, मिडिल मैनेजमेंट में आता है, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट या स्टेक होल्डर? तो हमें जैसे पता है कि 3 ही कैटेगरी होती है, एक टॉप होता है, एक मिडल होता है, एक लो लेवल मैनेजमेंट होता है। एक टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल और एक लो लेवल। ये सुपरवाइजरी मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर नहीं होते। सुपरवाइजरी हमारा मिडल मैनेजमेंट में आता है, जो भी सुपरवाइजर होते हैं, और स्टेक होल्डर होते हैं, इसमें एम्प्लॉय आते हैं, कस्टमर आते हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो लोग जुड़े होते हैं उनको स्टेक होल्डर कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सिंपल है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिसमें कि हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव आ जाएंगे, डायरेक्टर आ जाएंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर आ जाएंगे, ये हमारे टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। मिडिल में जैसे सुपरवाइजर आ गए, या फिर अलग अलग फंक्शनों के मैनेजर आ जाते हैं इसमें। और थर्ड में हमारे जो लो लेवल मैनेजमेंट होता है उसमें हमारे वर्कर आ जाते हैं। ओके, तो ये तो सिंपल था। तो हाँ, हम बिल्कुल सिंपल से जा रहे हैं ताकि हमारा जो है बेसिक एकदम क्लियर हो जाए। हम धीरे धीरे अब इन बेसिक क्वेश्चन से मॉडरेट तक पहुंचेंगे और मॉडरेट से डिफिकल्ट तक जाएंगे। आई होप तब तक आपके बेसिक पूरे क्लियर हो जाए और आपके सामने चाहे मॉडरेट क्वेश्चन आए चाहे डिफिकल्ट, आप जल्दी से उसका आंसर निकाल सकते हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट, हमें बताता है कि व्हाट इज द कॉस्ट दैट इज इनकर्ड इवन व्हेन नो यूनिट आर प्रोड्यूस। ये बोलता है कि ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो कि इनकर हो रही है लेकिन हम एक भी इनपुट को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो क्या वो वेरिएबल कॉस्ट है, मिक्स कॉस्ट है, या मार्जिनल कॉस्ट है, या फिक्स कॉस्ट है? ये तो सिंपल है। तो इसका आंसर क्या है, आगे हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब फॉर एग्जाम्पल आपने एक बिल्डिंग ली हुई है रेंट पर, राइट, और उस पे आप बिल्डिंग ली है, आपने सोचा कि मैं यहाँ पर काम करूंगा, बिजनेस को स्टार्ट करूंगा, लेकिन 2 महीने हो गए, आपके अभी कागजी कार्यवाही पूरी नहीं हो पा रही, आपने अभी बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया, आपने एक भी यूनिट वहां पर प्रोड्यूस नहीं की, लेकिन आपने बिल्डिंग ली है तब तो ठीक है। अगर आपने बिल्डिंग हमेशा लीज पर ली हुई है तो इसकी लीज के लिए हर महीने क्या देना पड़ेगा, हमें रेंट देना पड़ेगा। हमने रेंट में लिए, लीज पे दिए, तो हर महीने ये कॉस्ट इनकर करेगी। जैसे बिल्डिंग होगी, हमने लैंड ले लीज पर, हम उस पर फसल उगाएं या बिल्डिंग बनाएं या कुछ काम करना था करे चाहे ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको हर महीने उसका एक फिक्स अमाउंट उसके लिए देना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट है, आपने रूम लिया हुआ है रेंट पर और आपकी होगी 1 महीने की छुट्टियां, आप चले गए घर,
जैसे कि कोरोना काल आया था, तब मैक्सिमम रूम से बच्चे घर चले गए थे। तब ऐसा नहीं था कि अब हम रूम में नहीं रहे तो हमें रेंट नहीं देना पड़ता, तो रेंट हमें देना ही पड़ता था, चाहे हम 7-8 महीने घर पे ही क्यों ना रही। तो उसे कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो कि यूनिट के साथ बदलती रहती, जैसे मैंने एक यूनिट आज बनाई तो इसकी जो कॉस्ट होगी वो होगी हमारी वेरिएबल कॉस्ट। मिक्स कॉस्ट वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट वही होती है जब एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने से टोटल कॉस्ट में जो अंतर आता है उसे कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट आपकी माइंड में। अब हम नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा कि बैंक ऑफ मथुरा इज ऑफरिंग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट टू सीनियर सिटीजन ऑफ 60 ईयर एंड एबव। द बैंक इज प्रैक्टिस। ये बोलता है कि बैंक है मथुरा में, एक बैंक है जो पे कर रहा है जितने भी व्यक्ति 60 साल से ऊपर हैं उनके लिए फिक्स डिपॉजिट पर हाई इंटरेस्ट रेट दे रहा है। तो ये बैंक क्या करना चाहता है, उसने ये कौन सी प्रैक्टिस है? कि ये क्वेश्चन है आपका मार्केटिंग से। तो मार्केटिंग में क्वेश्चन आपको ऐसे भी मैक्सिमम जितने भी अब क्वेश्चन वो रियल लाइफ से संबंधित ही पूछे जा रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना आपके माइंड में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रमोशनल प्राइसिंग, क्या यहाँ पर प्रमोशन की जा रही है? आपको लग रहा होगा कि हाँ प्रमोशन है, वही बता रहे हैं कि 60 ईयर से ऊपर को सबको मिल रहा है, तो प्रमोशन ही तो है। नहीं, ये प्रमोशनल प्राइसिंग भी नहीं है। और साइकोलॉजी के साथ नहीं खेला जा रहा है इसमें। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग हमेशा होती है, जैसे हम देखते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या होती है। प्रमोशनल प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो प्रमोशनल प्राइसिंग में क्या होती है, आपको 2 के साथ 1 फ्री मिलेगा, बाय 1 या फिर गेट 1 फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री। तो ये होता है प्रमोशनल। और साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या होता है, जिसमें आपको रेट दिया जाएगा 399, 599। ये क्या है, आपके साइकोलॉजिकल प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी है। अब आता है हमारा सेगमेंट प्राइसिंग, और फोर्थ है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स प्राइसिंग भी ये नहीं है। प्रोडक्ट मिक्स, टर्म स्लिप होगी, प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग भी ये नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर बहुत ही सिंपल है, सेगमेंट। क्योंकि हमें पता है सेगमेंट के अंतर्गत जितने भी हमारे कस्टमर है उनको अलग अलग सेगमेंट में बांटा गया। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, जितने भी उनके बैंक में जितने भी पीपल्स के वहाँ पर अकाउंट्स है, उन्होंने उसमें सेगमेंट बनाया। उन्होंने इसमें सेगमेंट बनाया और सिर्फ एक स्पेसिफिक एज वाले व्यक्ति को उन्होंने एज में सेगमेंट बनाए, और स्पेसिफिक एज वाले व्यक्ति को फिर टारगेट किया, सेगमेंट बनाए। जैसे कि ये बच्चे हो गए 20 साल तक, ये 20 से 40 तक हो गए, 20 से 40, 40 से 60 हो गए, और 60 से एबव। और उन्होंने फिर टारगेट किया 60 से ऊपर वाले को। तो ये क्या है कि सेगमेंटेशन प्राइसिंग है। तो पीपल्स को इस तरह से बांटा, जितने भी उन पीपल्स को ही बांटेंगे, क्योंकि बैंक में पीपल्स के ही अकाउंट होते हैं। लेकिन हाँ, अकाउंट तो कंपनी के भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं लोगों का। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, एनी अलाउंस ग्रांटेड फॉर एनकरेज रिसर्च एकेडमिक एंड अदर प्रोफेशनल प्रोसूट इज कॉल्ड। ये बोलता है कि अलाउंस, कोई अलाउंस दिए जाते हैं किसके लिए, ताकि रिसर्च ज़्यादा से ज़्यादा करे, एकेडमिक प्रोफेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो इसके लिए कौन सा इसका सही आंसर क्या होगा, कौन से अलाउंस के अंतर्गत ये सारी चीज़ें दी जाती है? क्या है, प्रोजेक्ट अलाउंस है, सेकंड है एकेडमिक अलाउंस, हायर एजुकेशन अलाउंस, या फिर एजुकेशन अलाउंस। अगर आपने ये क्वेश्चन है टैक्स से, अगर आपने टैक्स पढ़ा होगा, अलाउंस पढ़े होंगे, तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारा एकेडमिक अलाउंस। जो भी जितने भी अलाउंस जिनके अंतर्गत की इनकरेज किया जाता है, रिसर्च को इनकरेज किया जाता है, जितने भी एकेडमिक्स
एकेडमिक्स में जितनी भी चीज़ें उनको जो इनकरेज करने के लिए जो अलाउंस दिया जाता है वो हमेशा एकेडमिक अलाउंस में ही आता है। इसमें आपकी ट्रेनिंग भी आ जाएगी, आपका रिसर्च भी आ जाएगा, ये सारी चीज़ें, या फिर आपने एजुकेशन प्राप्त करनी है तो भी ये एकेडमिक्स में जितने भी अलाउंस दिए जाते हैं वो एकेडमिक अलाउंस में ही आते हैं। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट अलाउंस। ये हमेशा कंपनी के द्वारा उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो व्यक्ति प्रोजेक्ट के कार्यों में संलग्न है, उन व्यक्ति को ही कंपनी ये प्रोजेक्ट अलाउंस देती है। ये टोटली प्योर क्या होता है, टेम्प्रोरी होती है और ये टैक्सेबल होता है। ओके और उसके बाद आता है जो एजुकेशनल अलाउंस। हायर एजुकेशनल अलाउंस हमने वहाँ पर नहीं है, इसकी टर्म नहीं है। एजुकेशनल अलाउंस मिलता है, ये हमने देखा है कि 100 रुपये मिलते हैं एजुकेशन पर 2 चाइल्ड तक। ओके ये इसमें मिलेंगे, ये आपको एग्जम्पशन मिलेगी एजुकेशन अलाउंस पर, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये क्वेश्चन अब यहाँ पर आपको ये लग गया पता कि अलाउंस का टॉपिक को पढ़ के ही जाना है टैक्स में। हमारे जो टैक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे थे क्लबिंग ऑफ इनकम से आ रहे थे, सेक्शन डिडक्शन से क्वेश्चन आ रहे थे, ये क्वेश्चन हमारा अलाउंस से भी आया है। अब हम नेक्स्ट करते हैं 56। The method in which the price of the product is fixed by adding the amount desired profit margin to the cost of the product। ये बोलता है कि एक ऐसा प्राइसिंग का मेथड बताइए। नीचे प्राइसिंग के मेथड दिए जा रहे हैं जितने भी दिए हुए, इनमें बताइए कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें प्राइस रखा जाता है, उसमें कॉस्ट प्राइस के साथ इसमें ऐड किया जाता है जितना भी डिजायर प्रॉफिट हम चाहते हैं। तो क्या वो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग है, आउटकम बेस्ड प्राइसिंग, या कम्पिटिटिव बेस्ड प्राइसिंग, या प्रोडक्ट बेस्ड प्राइसिंग है? तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक प्रोडक्ट की जितनी भी कॉस्ट होती है उसको लेते हैं, फिर हम डिजायर प्रॉफिट लेते हैं कि हमें इतना डिजायर प्रॉफिट चाहिए, डिजायर प्रॉफिट रखते हैं तो वो हमारा बन जाता है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। अब आता है हमारा आउटकम बेस्ड प्राइसिंग। ये हमेशा परसीविंग वैल्यू पर होता है, परसीव्ड वैल्यू। इसमें ये देखा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ये देखती है कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के लिए कितना पैसा देने के लिए तैयार है, वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते, फिर कस्टमर को ध्यान में रखकर ही प्राइसिंग रखा जाता है। कम्पिटिटिव बेस्ड प्राइसिंग, कंपटीटर को देखकर प्राइस रखना ही सिंपल है, लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड प्राइसिंग, ये प्राइसिंग क्या बोलती है, कस्टमर, जो कस्टमर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रोडक्ट के कॉस्ट प्राइस से। तो इस तरह से यहाँ पर प्राइस रखा जाता है। ओके आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 57 क्वेश्चन है, हम 60 क्वेश्चन करने वाले हैं। हमने हर, आपको जैसे पता होगा, हर डेज हम 20 क्वेश्चन लेकर आते हैं और 20 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और आज हमारे 60 क्वेश्चन पूरे होने वाले हैं और 1-2 दिनों में हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा। अब आता है हमारा 57। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन। ये बोलता है सेबी कब हमारा इस्टेब्लिश हुआ। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, तो ये इसका आंसर तो हर एक बच्चे को आता होगा। तो सेबी कब आया है हमारा 1992 में। तो सेबी क्या करता है, इसमें रूल और रेगुलेशन होते हैं, हमारे स्टॉक मार्केटिंग में जितने भी रूल और रेगुलेशन होते हैं वो कौन हैंडल करता है, सारे के सारे सेबी करता है। हमारा स्टॉक मार्केटिंग हो गया, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंडा हो गया, म्यूचुअल फंड, सारे रूल और रेगुलेशन हमें फॉलो करने होते हैं सेबी के। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58 क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ऑल इंडिया टैक्स पास बाय द पार्लियामेंट 2017। ऐसे टैक्स का नाम बताइए जिसको कि पार्लियामेंट ने 2017 में दिया। तो ये एक सेंसेशन न्यूज थी 2017 की, तो ये सबको पता है कि इसका आंसर क्या है। क्या जीएसटी है, वैट हमें पता है कि पहले से ही था, सर्विस टैक्स भी पहले से था, और लेवी तो टैक्स नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है जीएसटी। जैसा कि हमें पता है पार्लियामेंट के द्वारा 29 मार्च 2017 को जीएसटी को क्या कर दिया था, पास कर दिया था, और ये फोर्स हुआ था 1 जुलाई 2017 से। ओके
तो हमने जीएसटी के बारे में पहले भी एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे आप पिछले कल, और आज भी जीएसटी से क्वेश्चन देखने को मिला। तो जीएसटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़कर ही एग्जाम में जाना है। जब तक एग्जाम होगा तब तक हमारी पीवाईक्यू की क्लासेस लगती ही रहेंगी। जीएसटी वाली ना जाने कितनी क्वेश्चन आएंगे, आपका पूरा का पूरा टॉपिक पीवाईक्यू को करते करते ही सॉल्व हो जाएगा, आपको एडिशनल पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आता है हमारा, बोलते हैं कि क्वेश्चन हमारा सिंपल है, ये पूछा गया क्विक एसेट डज नॉट इंक्लूड, कि क्विक एसेट में से बताओ कि इंक्लूड क्या नहीं करती है। क्या गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डेटर और स्टैंडिंग एक्सपेंस और इन्वेंट्री। जैसे कि हमें पता है कि क्विक एसेट्स में टोटल करंट एसेट होती है, टोटल करंट एसेट्स जितनी भी होती है उससे हम सिर्फ डिडक्ट करते हैं इन्वेंट्री को, इन्वेंट्री और जितने भी हमारे, इससे हम माइनस करेंगे इन्वेंट्री को और जितने भी हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे, जितने प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो हमें पता है कि टोटल करंट एसेट हम निकाल सकते हैं या फिर हम क्विक एसेट निकाल सकते हैं। तो क्विक एसेट को हम निकालते हैं, टोटल करंट एसेट से हम इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर घटा दे तो हमारे पास बच जाती है क्विक एसेट। तो यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है तो सिर्फ क्या हो गया इसका आंसर, इन्वेंट्री। ये सिंपल क्वेश्चन था एक। तो और जो हम बात करते हैं क्विक एसेट, वो एसेट होती है जिनको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, इजिली जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है कैश में, कन्वर्टेड इन कैश, जिसमें हमारा कैश इक्विवेलेंट आ जाते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटी आ जाती है, अकाउंट रिसीवेबल आ जाते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, डेटर हो गए और स्टैंडिंग एक्सपेंसिव होंगे, एक्सपेक्ट इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब हम बात करते हैं, अब हमारा क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 60। क्वेश्चन 60 क्या कहता है कि ए स्टैटिस्टिकल टेस्ट इन विच स्पेसिफिक assumption आर मेड अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर इज नोन एज अ पैरामेट्रिक टेस्ट। तो स्टेटमेंट एक है, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ये बोलता है कि स्टैटिकल टेस्ट है इन विच स्पेसिफिक assumption बनाई जाती है पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में, जहां पर कि एजम्पशन बनाई जाती है पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में, उसको पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? पहले हम क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। और क्वेश्चन बी कहती है कि पैरामेट्रिक टेस्ट आर यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द केसेस बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर द डाटा फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका हम आंसर क्या है? पहला बोलता है कि बोथ, दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही इनकरेक्ट है। बोलता है कि ए करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है, और बोलता है कि ए इनकरेक्ट है तो बी करेक्ट है। जैसा कि हमें पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में पता है, जो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। इस स्टेटमेंट टेस्ट इन स्पेसिफिक एजम्पशन, जहाँ की जो कि पॉपुलेशन पैरामीटर इज नोन एज अ पैरामेट्रिक टेस्ट। लेकिन जो हमारी चलो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट। बी इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि पैरामेट्रिक टेस्ट आर यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द केसेस बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर द डाटा फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जबकि हमारा जो पैरामेट्रिक टेस्ट है इसमें रिक्वायर है कि जो भी डाटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना ही चाहिए। जो भी हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट हो गए, जैसे हमारा टी टेस्ट हो गया, ये पैरामेट्रिक टेस्ट है, एनोवा टेस्ट हो गया, हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट है, इसमें वो सारे टेस्ट आते हैं। इसमें सैंपल हो जाता है, अगर 30 से कम सैंपल है तो वो सारे आ जाते हैं, लेस देन 30 तो वो सारे आते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट में, और इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है और ये ज़्यादा ऑथेंटिक और करेक्ट रिजल्ट देता है। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास का हो जाता है दी एंड। आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ मैं इनमें बदलाव करूं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें सुधार करूं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि यही एक जरिया है जिसके द्वारा कि हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप लाइक करके मुझे बहुत मोटिवेट और मेरे मोराल को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हर शाम 6 बजे
यहाँ पर क्लासेस अपलोड कर दी जाती है। तो अब सबसे पहले आप तक की इन्फॉर्मेशन पहुँचे, इसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी 2-4 दिनों तक मैं पेपर 2 हिला रही हूँ, उसके बाद मैं पेपर 1 को भी कंटिन्यू करूँगी, उसके PYQ को भी कंटिन्यू करूँगी। आप मेरे साथ बने रहिए और शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ नॉट जस्ट केयरिंग, ये भी बताता है कि आप कितने हम्बल हैं। थैंक यू वेरी मच। तो कल मिलेंगे हम नई सेशन के साथ और नेक्स्ट आगे वाले PYQ हम कल करेंगे।